हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं हमारे किसमें, जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड में। तो हम आसपास जो भी देखते हैं, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड, जो कि है हमारा जीव जगत। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें जीवित है उनके बारे में जानेंगे आज हम। तो क्या है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हमारे आसपास देखते हैं हम तो हमारे पास बहुत वेराइटी के क्या है, आसपास हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्या क्या हो सकता है यह, हमारे लगाए हुए गमले, पौधे, ठीक है, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े या चिड़िया, या हमारे पालतू जानवर, या फिर हमारे आसपास के और भी जानवर या प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. अब ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट वो क्या होते हैं, हमारे आसपास मौजूद होते हैं। बहुत से बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी कुछ प्रकार के, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक बॉटल में जब आप बंद करके रखते हो पानी को बहुत दिन तक, तो उसमें क्या हो जाता है, एल्गी या काई लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो ग्रो कर लेते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो स्टेगनेंट वाटर है तो हम उसे देख पाते हैं। दैट मीन्स कि वो हर जगह पाए जाते हैं, बट हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। बट विथ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वी कैन सी दैट। नेक्स्ट, if you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you would see increase। मतलब क्या है, जब हम अपने आसपास की रेंज बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं, और भी ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें। जैसे मैं बैठी हूँ मान लीजिए महाराष्ट्र में, वहाँ मैंने क्या देखा, समंदर में पाई जाने वाली मछलियाँ अलग थी, बट मैं थोड़ा और रेंज बढ़ाई अपनी। मैं नर्मदा और गोदावरी नदी में गई, ठीक, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ पे मीठे पानी वाली पाए जाने वाली मछलियाँ थी। तो जैसे ही मैं अपना रेंज बढ़ाई तो मेरी वैरायटी बढ़ गई। दैट मीन्स बहुत सारी डाइवर्सिटी है जहाँ हम रह रहे हैं, या जो आसपास हमारी रेंज बढ़ती है उसके साथ क्या बढ़ जाती है, वैरायटी या डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। Obviously, if you were to visit dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Obviously, जब हम किसी घने जंगल में जाते हैं तो हम बहुत सारी वैरायटी के क्या देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो हम नेचुरली हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास शायद नहीं देख पाते हैं। तो क्या हुआ, जब हम जब हम गए किसमें, रेंज बढ़ाई हमने, डेंस फॉरेस्ट में गए, तो क्या बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई किसे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखने की। उसमें ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। हम जो भी प्रकार के जानवर या हम पेड़ पौधे देखते हैं वही क्या है, एक डिफरेंट स्पीशीज है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, मतलब हर एक अलग प्रकार के जो हम प्लांट और एनिमल देखते हैं। आपने वो देखा होगा गुड़हल, चाइना रोज़, जैसे हम मदार कहते हैं, लाल रक्त जवा कहते हैं। तो वो जो फूल होता है, कितने कलर्स होते हैं, बहुत सारे है, तो वो वही, बट रोज़ ले लीजिए एग्जाम्पल में, एक रोज़ पिंक होगा, रेड होगा, वाइट होगा, मैनी कलर्स ऑफ रोज़, बट इट इज़ अ जीनस। रोज़ क्या हुआ, उसका एक कॉमन हो गया, बट स्पीशीज़ क्या होगी, उसमें भी और वेराइटीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्पीशीज़। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हम जानते हैं, जो हमें पता है, वो कितने डिस्क्राइब की गई है, किस रेंज के बीच में, 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि हम 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमारे नोन है। दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ।
या हम कहते हैं कि इतने प्रकार के जीव जंतु या प्राणी हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे जो बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स अर्थ का जो लेयर है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में जितनी भी डाइवर्सिटी मतलब जितनी भी भिन्नताएं हैं उनका नंबर, उनके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उतने प्रकार के जीव जंतु हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. जब हम न्यू एरिया या किसी भी पुराने एरिया को फिर से एक्सप्लोर करते हैं, मान लीजिए हम 10 साल पहले किसी जगह पे गए और आज हम जा रहे हैं 10 साल बाद उस जगह पे, तो हमें ज़रूर कोई नई ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हैं जहाँ भी जाते हैं। ठीक है, as I stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area by their local names. जब हम किसी भी जगह जाते हैं या अपने ही एरिया, अपने ही लोकेलिटी में देखते हैं, तो हम हर जानवर को या हर जीव जंतु को या हर एक पेड़ पौधे को या उसके हर एक फल को अलग नाम से जानते हैं। जब साउथ में चले जाइए, आप संस्कृत में देख लीजिए तो केले को कदली फलम कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कहते होंगे। तो इस तरह से हम जहाँ भी जाते हैं, जगह चेंज होती है तो उसका नाम भी बदल जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमें क्या होता है, विद इन अ प्लेस और विद इन अ कंट्री, हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हमें उसकी भाषा तो नहीं आती, हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता, बट हमें ये पता होता है कि इस ऑर्गेनिज्म को ये कहते हैं। तो ये कैसे होगा? Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. और इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका एक पर्टिकुलर कॉमन नेम या स्टैंडर्डाइज नेम किया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया में उसे वही नाम से जाना जाए या वो नाम उसकी पहचान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, विच मीन्स नामकरण। किसी भी चीज़ का नामकरण जब हम साइंटिफिक मेथड से करते हैं या बायोलॉजिकल मेथड से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. अब जैसे कि हम कब कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर, हम नामकरण कब कर सकते हैं, जब हम उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम प्लांट और एनिमल में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैट है और वो तुलसी का पौधा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जानेंगे कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट के सेल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, प्लांट ग्रो कैसे करता है, एनिमल में क्या होता है। तो हम डिफ्रेंशिएट किए, आइडेंटिफिकेशन किए, हम उसकी पहचान किए कि ये प्लांट है और ये एक एनिमल है। तो इसलिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, उसको नॉमेनक्लेचर, उसके नामकरण के लिए आइडेंटिफिकेशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। जब हम उसे नामकरण करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसे डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करना। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. जब हम साइंटिफिक मेथड में जाते हैं तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसे इजी बनाने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानकारी लेने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे एक साइंटिफिक नेम असाइन किया हर एक ऑर्गेनिज्म को। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये हर एक बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल था, मान्य था। ठीक है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। प्लांट्स के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक या एक मैथड है या एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जिसके अंतर्गत ही हम इंटरनेशनली जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के अंतर्गत हम उसका नाम रखते हैं, जो कि हमें कौन प्रोवाइड कराता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल मीन्स बॉटनी, बॉटनी मीन्स प्लांट्स। तो हमें ये हेल्प कौन करता है नॉमेनक्लेचर करने में, प्लांट्स की इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICPN, मार्क इट। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब हम, ये तो प्लांट्स की बात हो गई, अब एनिमल्स को कैसे नेम किया जाता है।
एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्स मतलब टैक्सॉन मीन्स उसका नामकरण करना, उसके बारे में बताना, ये किसने किया? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया? उसे नाम देने वालों ने कहाँ से इवॉल्व किया इस चीज़ को? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से। The scientific names ensures that each organism has only one name. अब ये साइंटिफिक मेथड क्या इंश्योर किया? साइंटिफिक नेम्स ने क्या इंश्योर किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या होगा? किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ईज़िली जो है हम उसे डिस्क्राइब कर सकें या उसे समझ सकें या समझा सकें। टू अराइव एट द सेम नेम, और उसके बारे में एक ही नाम हो या उसका एक ही नाम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस ऑर्गेनिज्म का। They also ensure that such a name has not been used for any other known organisms। और ये क्या इंश्योर करते हैं कि वो एक नाम जो है वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा या किसी और के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब पूरे यूनिवर्स के द्वारा एक्सेप्टेड या पूरी दुनिया के द्वारा एक्सेप्टेड एक प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, और हर एक नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है और एक जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो जेनेरिक नेम क्या हुआ? जो पहला वाला लेटर हम पढ़ते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम का, वो क्या होता है? जीनस, जेनरिक नेम, और दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। ये उसके किसी भी साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब बाई मीन्स 2, नॉमियल मीन्स नाम, और नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामनीकरण, मतलब उसका नामकरण। ठीक है, तो जिसमें हम 2 कंपोनेंट देख रहे हैं वो क्या हो गया? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसका सिस्टम किसने दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन प्रपोज किया था? किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही सिस्टम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए हर कोई इसे यूज़ करता है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ mango to understand the way of providing scientific names better। तो अब हम देखते हैं किसका एग्जाम्पल? मैंगो का। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगोफेरा इंडिका। तो हम साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं? मैंगो का क्या है? मैंगोफेरा इंडिका। तो ये क्या हो गया हमारा मैंगो का साइंटिफिक नेम। लेट अस सी हाउ इट इज़ बाइनोमियल नेम। अब देखते हैं कि बाइनोमियल नेम कैसे हुआ। Mangifera represents the genus while indica it is a particular species or a specific epithet। और ये क्या है? मैंगीफेरा जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रूल्स नॉमेनक्लेचर के, क्या क्या है वो? Biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of other origin। अब पहले के क्या होते थे? साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट थे वो जनरली जो थे लैटिन के थे, और इसीलिए उसे लैटिनाइज कर दिया गया या उसे सिर्फ लैटिन में ही लिखा जाता है, इटैलिक्स में। ठीक है, क्योंकि जो थे वो मैक्सिमम साइंटिस्ट कहाँ के थे? लैटिन ओरिजिन के थे। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा जीनस। वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। और सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या डिनोट करता है? हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब क्या करते हैं जब हम हमारे नोट्स में लिखेंगे या जब हम खुद लिखेंगे, इट इज़ नॉट टाइप्ड, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? इटैलिक्स या प्रिंट में। देखिए, हम प्रिंट करेंगे तब तो इटैलिक्स में इंडिकेट कर सकते हैं, बट हम जब लिखेंगे तो क्या करते हैं?
सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। The first word denoting the genus start with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा और स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। It can be illustrated with the example of Mangifera indica. अब हम देखेंगे मैंगीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल में, जो कि है हमारा पहला वर्ड मैंगीफेरा। इसमें जो हमारा जीनस है मैंगीफेरा वो लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल में, और वहीं जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है यानी जो हमारी स्पीशीज़ है वो लिखी हुई है स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग में। Name of the author appears after the specific epithet, that is the end of the biological name, and it's written in the abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. It indicates that the species was first described by Linnaeus. ये क्या इंडिकेट करता है? जब हम मैंगीफेरा इंडिका लिन पढ़ेंगे तो लिन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे लिनस साहब जी ने इसे सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to take this possible. हमें किसी ना किसी तरह से सबको पढ़ने या समझने के लिए एक इजी मेथड ढूंढना ज़रूरी था, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम पूरा या सब कुछ इजीली जान सकें या पढ़ सकें एक ही बार में सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसके लिए हमने क्या मेथड चूज़ किया? क्लासिफिकेशन। हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। क्लासिफिकेशन उसे ईजी तरीके से पढ़ना या उसे विभिन्न हिस्सों में तोड़ के पढ़ना। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए पेड़ है, एक पौधा है और एक छोटा सा नया उगा हुआ बीज, अंकुरित बीज है। ठीक है। उसमें क्या क्या देखेंगे हम? पेड़ बहुत लंबा हो गया है, पेड़ पौधा भी छोटा है साइज़ में, और बीज अभी अभी तो उगा है, 2 पत्ते निकली है उसकी भी तो। ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम इसे? क्लासिफिकेशन। हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया उसका? पेड़ के टाइप्स, मतलब अभी छोटा है, अब बड़ा है, अब बहुत बड़ा हो गया। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब हम इसे देखेंगे ग्रुप में बांटें। हमने ग्रुप किया बड़े, छोटे और बहुत छोटे का। तो ये हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन करने के लिए ग्रुप में बांट दिया, चीज़ों को कैटेगरी बना दी है, जिसके अंदर हम सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखिए, जो हम सेम कैरेक्टर्स देख रहे थे वो हमने उस पर्टिकुलर चीज़ में डाल दिया ग्रुप में। We easily recognize groups such as plants or animals or dog, cats or insect. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. अब हम जब देखते हैं कि पेड़, पौधे, कैट, डॉग, इंसेक्ट, तो हम पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हम उसे कैटेगराइज कर पाते हैं। What image do you see when you think of a dog? जब हम इमेज बनाते हैं एक डॉग की तो हमें क्या दिखता है? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. हम हमेशा क्या देखेंगे जब हम इमेजिन करते हैं? तो हमेशा हम देखेंगे डॉग की इमेज में डॉग ही देखेंगे, कैट तो देखेंगे नहीं। Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. अब जब हम Alsatians की बात कर रहे हैं तो Alsatian डेफिनेटली क्या है? एक डॉग का ब्रीड है, टाइप ऑफ ब्रीड है, जो हम पर्टिकुलरली उसी के बारे में सोचेंगे जब हम Alsatian बोल रहे हैं। तो we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. You would of course think of animals with external ears and body hairs. जब हम किसी भी मैमल्स के बारे में सोचते हैं, जब उसकी बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? डेफिनेटली मैमल्स में क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं। तो लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, जब हम गेहूं के बारे में बात करते हैं, वीट के बारे में सोचते हैं, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट। जब हम वीट की बात करें तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में जो इमेज बनेगी वो राइस या किसी अदर प्लांट की नहीं होगी। Hence, all these dog, cats, mammals, rice and wheat, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. और इसी तरह जब हम डॉग, कैट, मैमल की बात की तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी थी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को बांट चुके हैं। तो ये हमारी पढ़ाई को या हमारे पढ़ने के तरीके को या हम इजी उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे
अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए बनाया गया है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, और इसी कैटेगरी को हम साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं, टेक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dog, all are taxa. Taxa means वो category का नाम जिसमें हम उन चीज़ों को बांट दिए हैं. But you also know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, mammals and dog represent taxa at different level. और इसी तरह हम जानते हैं कि डॉग एक एनिमल भी है, एक मैमल भी है और वो डॉग भी है, तो ये क्या हो गए सारे टेक्सा। बट हम क्या कर रहे हैं कि एक डिफरेंट लेवल बना रहे हैं उस टेक्सा का। जैसे डॉग इज़ पर्टिकुलरली डॉग, बट जब हम मैमल की बात करें तो मैमल में काऊ भी आता है, ह्यूमन भी आता है, मंकीज़ भी आते हैं, दे ऑल आर मैमल्स। बट जब हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो सारे आ जाएंगे, मैमल भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी आएंगे। तो हमने क्या किया, एक डिफरेंट लेवल बना दिया क्लासिफिकेशन का, जहाँ पे हम और ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर सक रहे हैं या और ज़्यादा हम क्लियर कर सक रहे हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. और इसी डिफरेंट टेक्सा को क्लासीफाई करते हैं जिसमें हम उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन इज taxonomy. External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. अब हम मॉडर्न टेक्सोनॉमिक में क्या देखते हैं कि हम क्या क्या देख रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल, कैसा दिखता है उसका, सेल्स कैसे हैं, या वो कैसा रहता है, कहाँ जीता है, कहाँ मर जाता है, कहाँ रह सकता है, कहाँ नहीं रह सकता। हम ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं जब हम मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ पे जाते हैं। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. और इसीलिए characterization, identification, classification and nomenclature क्या है, taxonomy का base है। Taxonomy is not something new. Human beings have already been interested in knowing more and more about the various kind of organism. टेक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स की हमेशा आदत है कि वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं नई नई चीज़ों को जानने के लिए या नए ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने के लिए। पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, पर्टिकुलरली हम किन चीज़ों को जानना चाहते हैं जो हमारे यूज़ की होती है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर द बेसिक नीड ऑफ फूड्स, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और हमारी हमेशा से ह्यूमन की बेसिक नीड क्या रही है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए हम हमेशा क्या ढूंढते रहते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म या नई नई चीज़ें। The earliest classification were based on the uses of various organism. Earliest classification किस पे बेस्ड था, uses, हमारे यूज़ के अनुसार था। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities, but also relationship among them. अब जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जानना नहीं चाहते थे, बल्कि ये भी जानना चाहते थे कि उनके बीच के संबंध कैसे हैं। इंटर ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी, ये बता रहा है कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप कैसे है। तो बहुत सारे होते हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप की बात। तो एक पेड़ की छांव है, उसके नीचे मशरूम उग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको छांव दे रहा है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ उसके बीच का, ठीक है। अब एक शेर है, शेर क्या कर रहा है, वो एक हिरण का शिकार कर रहा है, तो ये कैसे रिलेशनशिप हुआ, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बीच में मतलब उसके बीच का रिलेशनशिप हम जानना चाहते हैं। This branch of study was referred to as systematics, और इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, पढ़ाई के systematics, मतलब हम उसके सिस्टम को जान रहे हैं। The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms, और उन्हें हम systematic arrange करने के लिए हमने क्या किया, एक systematic सिस्टम तैयार किया, जैसे हमने कहा सिस्टमा, लैटिन वर्ड है ये। और ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था इसे,
लीनियस ने सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, और सिस्टमा नेचुरे नाम की किताब हमारे लीनियस भाई साहब ने छापी थी, जिसका नाम उन्होंने दिया था सिस्टमा नेचुरे, जो था उसका टाइटल इसकी पब्लिकेशन का। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर enlarged to include आइडेंटिफिकेशन, और इसके सिस्टमैटिक के बहुत से स्कोप हुए जिसमें क्या इंक्लूड था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक ने क्या किया, बहुत योगदान किया, ये बहुत ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या किया, उसने समझाया और बताया किसके, ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ह्यूमंस क्या है, हम डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं, हम फिशिकल्चर करते हैं, हम पिसिकल्चर करते हैं, हम हॉर्टिकल्चर करते हैं। क्यों? फॉर आवर यूज़। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हमारे भलाई के लिए हम उसे काम में ला रहे हैं, फूड के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, मेडिसिन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके बीच का रिलेशनशिप से बॉन्डिंग तैयार कर रहे हैं, या उन्हें पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं कि हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप को, जिसे हम कैसे समझ सकते हैं, सिस्टमैटिक्स के थ्रू। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज़ नॉट सिंगल स्टेप। क्लासिफिकेशन को एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। अब हायरार्ची क्या होती है? हायरार्ची होती है, देखिए हायरार्ची क्या होती है, हायरार्ची मतलब होता है कि एक लेवल, मान लीजिए एक सीएम है, एक पीएम है, एक राष्ट्रपति है। अब तीनों में से किसका लेवल कहाँ होगा? तो जब हम लेवल की बात करते हैं तो हायरार्ची मतलब उसका पद, उसकी स्थान, तो क्या होगा, स्टेप्स में बजाएंगे, सीएम, पीएम, फिर राष्ट्रपति। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास हुई? राष्ट्रपति के पास। उसके नीचे कौन आया? पीएम। उसके नीचे कौन आया? सीएम। तो मतलब हम हायरार्ची अप टू डाउन आ रहे हैं। तो इसी तरह जब हम आगे पढ़ेंगे, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इसीलिए हम उस पार्ट ऑफ अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और इसीलिए ऑल द जितनी भी कैटेगरीज होती हैं टैक्सोनॉमिक, वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक किसको हम यूनिट को क्या बोलते हैं? उसको क्लासिफिकेशन के टैक्सॉन, ठीक है, जो रैंक दिए हम, जिसे हमने पढ़ा था प्लांट, एनिमल, ये वो बहुत से एग्जाम्पल थे, तो वो क्या था हमारा? टैक्सा। अब हम उसके ग्रुप का पर्टिकुलर एक नाम देंगे। जैसे हम कैट्स में लेंगे तो सारी कैट्स, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो देसी इंडियन हो, जो भी कैट का हम बना लिए टैक्सॉन, तो वो क्या हो गया? हमारे एक रैंक हो गया, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा टैक्सॉन। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represents a group of organisms sharing common feature like 3 pair of joint legs. अब जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट एक क्या है? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इंसेक्ट का, तो इसमें क्या है? उनके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल construct objects which can be classified and thus were given a rank और कैटेगरी, और इस तरह से हम उसका एक रैंक और कैटेगरी दिए हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या हम इसी तरह किसी और ग्रुप के ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम फिश का एग्जांपल ले सकते हैं। फिश में क्या होता है? गिल्स होंगे और फिन्स होंगे, टेल होगी और हेड होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फिश को रैंक कर सकते हैं, या फिर हम उसे टैक्सॉन बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मान सकते हैं। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. मतलब इनसे हम कैसे देखते हैं? बायोलॉजिकल एंटिटीज़ की तरह, एक जीवित मतलब बायोलॉजिकल एंटिटीज़ की तरह, बट नॉट एज अ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकली उसके बाहर के
दिखावे से नहीं देख रहे हैं, हम हर तरीके से उसे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसके रिलेशनशिप से, ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके आसपास से जितनी वाली, मतलब एक फ़िश तो है पर फिश वो मीठे पानी की है, खारे पानी की है, बड़ी है, छोटी है, या स्केल्स है, नई है, स्लिम है, या बहुत ज़्यादा बड़ी फिशेस हैं। तो हम सब तरीके से उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum और division for plants, class, order, family, genus and species। अब जब हम taxonomical category में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत common category बनाई गई है हमारी, जिसे हम कहते हैं kingdom, phylum, phylum हम यूज़ करते हैं animals के केस में, division हम यूज़ करते हैं plants के लिए, class, order, family और genus और species। All organisms, including those in plant and animal kingdoms, have a species as the lowest category। और जो भी हम प्लांट और एनिमल किंगडम में रखे हैं, सबसे पहले आई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम प्लांट और एनिमल में बांटे थे, हमारे कौन? लीनियस भाई साहब। तो ये हमारी सबसे लोएस्ट कैटेगरी आती है, प्लांट और एनिमल। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। अब हम पूछते हैं कि हम कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ नॉलेज। अब हमें उसका क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी नॉलेज होना चाहिए, और जिसे हमें रखना है उस ग्रुप में, उस इंडिविजुअल का भी नॉलेज होना चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें पेड़ के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें जानवर के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए जिसे हमें उस कैटेगरी में रखना है, तभी तो हम रख पाएंगे। हम प्लांट को एनिमल में तो रख नहीं सकते, हमें उसकी भी पता होना चाहिए कि प्लांट होता क्या है, हमें पता होना चाहिए कि एनिमल होता क्या है, तब हम उसे उसमें रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।